नमस्कार दोस्तों, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, अपन सीटेट के लिए सोशल साइंस वाले विषय के प्रीवियस पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। 2019 तक के पेपरों को अपन ने सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं आज 2 दिसंबर 2018 सामाजिक विज्ञान वाले विषय को पेपर को आज सॉल्व करते हैं। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन से है। फर्स्ट प्रश्न, वाई एंड वैन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, मतलब बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा को। सीधे ऑप्शन की तरफ पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। ठीक है, वायु दिशा को जो इंडिकेट करने के लिए, मेजरिंग करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बात दिग्दर्शी। ये वायु दिशा को डिसाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो कौन सी, मतलब वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो की तरंगों को संचरण करने में मदद करती है। 4 ऑप्शन है, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो इसका होगा वायुमंडल। वायुमंडल इसका राइट आंसर होगा। थर्मोस्फियर में रेडियो तरंगे संचरित होती है। ठीक है, देखो जो प्रश्न लेयर से हर एग्जाम में कोई ना कोई बनता ही है कि भाई क्षोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है। इस तरह लेयर से हर सीटेट एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से, इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। पृथ्वी के जो परतें हैं उनके क्रम को अंदर से बाहर की तरफ को अपने को देखना है। 33 नंबर क्वेश्चन का तो इसका राइट आंसर होगा 4। राइट आंसर होगा इसका 4। क्या होगा? आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड और मेटल और प्रॉपर्टी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 34 नंबर्स, ऑब्जर्व केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन, अर्थ एंड मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इट डिफेक्ट्स। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। मतलब देखो एक डायग्राम बना हुआ, इसमें एक मतलब समकोण का एक डायग्राम बना हुआ है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? वही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वारभाटा, लघु ज्वारभाटा। तो सूर्य ग्रहण होगा नहीं, चंद्र ग्रहण होगा नहीं, बृहद ज्वारभाटा नहीं होगा क्योंकि तीनों जब समान रेखा में होता तो बृहद ज्वारभाटा होता। ये समकोण में है तो इसलिए होगा लघु ज्वारभाटा। ठीक है, लघु ज्वारभाटा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन इट वेंट्स एंड फ्लोस फॉर्मिंग लार्ज वेंट्स नो एज। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है। तो साथियों, जब नदी मैदान में आती है तो नदी इस तरह बहती है, यूं यूं इस तरह। ठीक है, एक सर्प की तरह। तो सर्प को क्या कहते हैं? विसर्प भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विसर्प। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, which means the of transporter extremely useful in most incasual areas and in time of calamities for recurring people and distributing food, water, clothes and medicines। मतलब क्या मतलब है? अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय में लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है। साथियों, जब बाढ़ आ जाती है तो अपन देखते हैं, न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि वायु मार्ग से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त लोगों के पास सामग्री पहुंचाई जाती है।
तो इन्होंने यही पूछा कि भाई आपत्ति के समय में भोजन, जल, कपड़ा और दवाइयाँ वितरित करने के लिए कौन सा मार्ग सबसे उचित है? तो वायु मार्ग सबसे उचित है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, एयरवेज। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है तो क्या कहलाती है? भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या मतलब जनसंख्या से संबंधित जो संरचना है उसके बारे में बताती है, तो किससे होगी ये? तो ये जनसांख्यिकी होगा, इसका राइट आंसर होगा जनसांख्यिकी। ठीक है, डेमोग्राफी। 38 नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ये बात राइट है, 2 घंटे का अंतर होता है सूर्य गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सेकंड है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ये बात भी सच है। ठीक है, लेकिन जो हमारा टाइम लाइन है वो इलाहाबाद के नैनी के पास से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें विकल्प देखते हैं। फर्स्ट, ए और बी दोनों सत्य और आर ए को सही स्पष्ट करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा है, ए सत्य आर असत्य और ए असत्य और आर सत्य है। सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं। ए और दोनों सत्य लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है, तो इसे सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हर एक सीटेट एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आते ही आता है, तो इस स्रोत वाले टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर लेना। तो साथ ही इसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत के स्रोत वे स्रोत होते हैं जो परंपरा से मतलब जो आ रहे हैं तो वो नहीं है, बल्कि एक आधुनिक रूप में ऊर्जा के स्रोत के रूप में मतलब प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे स्रोत कौन सा है इसमें भैया? इसमें सौर ऊर्जा ही होगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर है, क्योंकि ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला ये परंपरागत स्रोत है। राइट। 40 नंबर क्वेश्चन, विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो ये पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, पीसी कल्चर, हार्टिकल्चर, बीटी कल्चर, इनसे सबसे एक न एक प्रश्न आता है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन, स्थल का एक संग्रह भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए नैरोड स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस एंड नो एस जल संधि, स्थल संधि और द्वीप और खाड़ी। मतलब क्या है? स्थल का एक संग्रह भाग है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? स्थल संधि कहते हैं। 2 सक्रिय भागों को जोड़ता है उसको। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो कौन सा सबसे छोटा भैया? यह है ऑस्ट्रेलिया। और बात करते सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्राइज ऑफ। तो इसमें कौन सा है उच्च प्राथमिक स्तर पे? पहला इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, तो ये तो है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तो ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये है। इतिहास होता है, भूगोल भी होता है, पॉलिटिकल साइंस भी होती है और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र भी होती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, इंडक्टिव लर्निंग इज द कंडक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में किस विधा का
विरोधाभासी है। मतलब जो आगमनात्मक अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, वो किस मेथड की विरोधाभासी है। तो किसकी है देखते हैं। व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण और निपुणात्मक अधिगम। तो आगमनात्मक मतलब पहले इसमें उदाहरण दिए जाते हैं और निम्न से उसकी करते हैं। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम किसी टॉपिक के बारे में व्याख्या करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें आएगा व्याख्यात्मक। राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 45 नंबर क्वेश्चन। दी गई कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है, आलोचनात्मक सोच धारणा को निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी स्टेटमेंट है, ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो इसमें क्या है, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन में क्या आएगा, फर्स्ट ए सत्य और बी असत्य। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य वह होता है जिनसे हम फील करके, स्पर्श करके, फीलिंग के माध्यम से हमको ज्ञान मिले या जानकारी के। तो व्हाट इज इन द एम्पिरिकल एविडेंस क्या है। तो कौन सा है इसमें, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो भौतिक विशेषताओं के मॉडल, तो भौतिक में कौन सा आता है, भूगोल विषय में आता है। भूगोल विषय किस में आता है, भूगोल के अंदर क्या पर्यावरण भी है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसकी मॉडल है, जो प्रकृति है, उसका नेचर है, तो किस विषय में पढ़ा जाता है, भूगोल विषय में। तो राइट आंसर क्या होगा, भौतिक विशेषताओं की मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण की सबसे उपयुक्त है, तो भूगोल शिक्षण के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो देखो, जानकारी की जो सोर्स है उससे हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न बनता है, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जिनसे हमें डायरेक्ट नॉलेज मिलता है। लाइक किसी दृश्य को हम देख रहे हैं तो उससे हमें डायरेक्ट कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो एक प्राइमरी सोर्स है। लेकिन हमको किसी और के माध्यम से जानने को मिल रहा है तो वो सेकेंडरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्स में लाइक बुक हो सकती है या किसी और के माध्यम से हो सकती है। तो इसमें प्रश्न देखिए, प्रश्न के से स्पष्ट होगा, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो ये द्वितीयक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है। फर्स्ट सोर्स क्यों नहीं है, फर्स्ट सोर्स इसलिए नहीं है कि जो मौसम विभाग की जो टीम रहती है उन्होंने पहले आंकड़ा एकत्रित किया, फिर उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया, तो हमको एक तूर्तीय स्रोत के रूप में जानकारी मिल रही है। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो जो सीखने में डिसेबल बच्चे हैं वो और किन बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं या सीखते हैं, तो वो समावेशी क्लास में ही बैठते हैं, क्योंकि उनको ये फील ना हो कि हम और लोगों से अलग है, बल्कि उनको इनक्लूसिव एजुकेशन ही प्रोवाइड की जाती है ताकि उनका मनोबल ना टूटे और वो और बच्चों के साथ सीखते रहे। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। तो ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत हमारे पियाजी साहब ने दिया। भाई पियाजी चाइल्ड डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण वो है। 50 क्वेश्चन का नंबर होगा जैन पियाजी साहब की ये थ्योरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चा में लगाए। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है।
कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को छात्रा को आपस में डिबेट होना चाहिए और उस विषय पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, सीधे राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो इस पेपर को समझते हुए हमको ये नोटिस करना है कि किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखो प्रश्न में क्या कह रखा है, एक आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ गाइडेंट और सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग विच अटेम्प्ट्स टू रीजन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी इन फेयर माइंडेड वे इज कॉल्ड। एक आत्मनिर्देशित एक आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे मतलब क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, उसको आलोचनात्मक सोच कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में किस सामग्री से प्राप्त हुए। तो देखिए साथियों, अजंता की गुफाएं बहुत ही फेमस है जो कि महाराष्ट्र में है और इसमें भगवान बुद्ध की भी चित्र है। तो वो किस चीज़ से बने हुए ऐसा प्रश्न में पूछा जा रहा है। अजंता की गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे। तो वो किए गए थे पौधों और खनिज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई थी। द अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वे आर रिटन ऑन, मतलब सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी। तो साथियों देखो मैं बोलता हूँ, सामाजिक ज्ञान विषय के लिए एनसीईआरटी पढ़िए। ये एनसीईआरटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी की क्लास 6 की फर्स्ट टॉपिक से ही है ये। तो ये किस पे लिखी गई थी, ये ताड़पत्रों पे लिखी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चंस। मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। तो ये भी क्लास 6 के फर्स्ट टॉपिक से के आसपास से ही है। ठीक है, तो ये है पुरापाषाण काल की अवधि सबसे लंबी अवधि थी। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बिल्कुल राइट है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन बी स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा, ए और बी दोनों ही सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर के सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। साथियों किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो ये अपने को गुजरात राज्य से मिले हैं। ठीक है, 58 क्वेश्चन नंबर। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है। ऋग्वेद वाज द ओरिजिनली कंपोज्ड इन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो किस में लिखी गई है, ये संस्कृत में लिखी गई है। देखो साथियों 4 वेद हैं जिसमें से ऋग्वेद अपने का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, 4 वेदों में अगर बात की जाए तो फर्स्ट वेद है ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें से ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और सबसे प्राचीन है जिसको संस्कृत में लिखा गया है। इसमें 1028 श्लोक है। ठीक है, 1028 श्लोक या छंद या सूक्ति इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। मतलब छठी शताब्दी के ईसा पूर्व में मगध के महाजनपद के पहले शासक कौन थे। तो ये कौन थे, ये बिंबिसार जी थे और ये इन्होंने अपने भाई की हत्या की थी और फिर शासन किया था। ठीक है, बिंबिसार थे।
और 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म को त्रिरत्नों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, तो इसमें से अहिंसा नहीं है। ये बौद्ध धर्म के 3 अंग है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है, तो इसमें अहिंसा नहीं है। जो अहिंसा नहीं है वो राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? इसमें कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य या विधायक या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। इसमें राइट आंसर आएगा विधानसभा के सदस्य यानी विधायक राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा निम्नलिखित इसमें किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था भैया? 62 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। तो इसमें 4th ऑप्शन राइट होगा, संसदीय और संघीय। ठीक है, $63 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट? अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, नहीं रिजर्व है। ठीक है, बात करते 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा, समानता का अधिकार। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ये अनुसूची 12 से लेकर 35 तक इसमें इनका वर्णन है। तो हम अगर किसी से अस्पृश्यता करते हैं या जाति के कारण छुआछूत की बात करते हैं तो समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, जिसमें से ऊपर देख लीजिए आप, प्रश्न में दे रखा है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें से कौन सा नहीं है? 65 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको 44वें संविधान संशोधन के रूप में एक कानून के रूप में बना दिया है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो अस्पृश्यता के आधार पर किससे मतलब भेदभाव की जाती है? तो जाति के माध्यम से करती है। ठीक है, कास्ट के कारण लोग भेदभाव को संदर्भित करते हैं। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार स्टेट में राज्यपाल ही मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो राज्यपाल को प्रधानमंत्री की सलाह से या मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट। 4th ऑप्शन राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो कौन करते हैं प्रधानमंत्री जी के चुनाव? सांसद लोग करते हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? देखो इजी क्वेश्चन आ गया। अब हम सब कोई जानता ही है कि प्रेसिडेंट को ही भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, राष्ट्रपति जी। ठीक है, 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक
कहा गया। देखो, देश के अंदर, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है, और अगर बात स्टेट की जाए, राज्य में, तो राज्यपाल को पहला व्यक्ति माना जाता है, राज्य का प्रमुख माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, राज्यपाल। ठीक है। क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी है? साथ ही निकल गया है, तो ये लोकसभा थी 16वीं लोकसभा। अभी वर्तमान में तो 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है। बात करते 70 नंबर क्वेश्चन का। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, जो 2017 के इलेक्शन में इलेक्टेड होके आए थे। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? भारत के संविधान में किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया? जहाँ पे नोट लगाए जाते हैं वहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाइए कि। तो पहला है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बिल्कुल किए गए हैं। सरकार का ढांचा, ये भी बात की गई है। राजनीतिक दलों के नाम, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। नागरिकों के अधिकार की बात बिल्कुल की गई है, राजनीतिक दलों के नाम की नहीं की गई है, तो इसलिए इन्होंने नहीं पूछा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्य को कौन नामांकित करता है? देखो, ये राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से वर्तमान में 245 है। तो इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं, कला के माध्यम से या किसी भी क्षेत्र में जो विशेष काम करते हैं उनको राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं। तो प्रश्न में राज्यसभा सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी थे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? अपनाने की आती है तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था भारतीय संविधान को। ठीक है। लेकिन इसको ग्राउंड में अप्लाई 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो देखो, ये प्रश्न कन्फ्यूजन करता है कि कब अपनाया गया, कब एडॉप्ट किया और कब लागू किया गया। तो एडॉप्ट करने की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू करने के जब प्रश्न आए कि भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। तो उस समय सरदार वल्लभ पटेल ने सभी रियासतों के मालिकों से मिले और उनको सबको एकीकृत किया, और संसदीय शासन प्रणाली लागू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने लीडरशिप की, इसलिए इनका नाम सरदार लगाया गया। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। ये केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र के भी अधिकार रहते हैं और राज्य के भी अधिकार रहते हैं। तो समवर्ती सूची इसमें कौन है? केंद्र और सरकार और राज्य सरकार दोनों का होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे हमारे? 82 नंबर क्वेश्चन, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो इसके हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मुर्शिद कुली खान वहाँ के गवर्नर भी थे। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक रूप में पहचाना नहीं जाएंगे? तो ये बात किस गवर्नर ने कही थी?
तो ये बात कही गई थी, लॉर्ड कैनिंग ने ये निर्णय ले लिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई मुगल शासक नहीं होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। 84 नंबर है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो ये किस गवर्नर ने कहा था? ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में, कानपुर ने के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो ये नाना साहब ने कानपुर के खुद को पेशवा कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? अपने को कारखाने विषय पढ़ाना है तो उसको पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी होगी? तो सीधे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ठीक है, डायरेक्टली नॉलेज देंगे तो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन, एडुसेट से क्या अभिप्राय? क्या है एडुसेट? तो फर्स्ट है, रॉकेट जिसका उपयोग मानव उपग्रह के सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। तो ये नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, सौरमंडल में खोजा गया एक नया उपग्रह, ये भी नहीं है। तीसरा भी नहीं है, ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है, ये मानव निर्मित एक भारतीय उपग्रह था जिसे एडुसेट के नाम से जाना जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित से किस महान हस्ती के चंद और विचारों को संरक्षित किया गया? तो ये कबीरदास जी को किया गया। इनके कबीर जी हिंदू और मुसलमान दोनों के ही आलोचक थे और दोनों को मानते भी थे। ठीक है, एट्टी 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, किस काल की कृति है? तो ये किस काल की कृति है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो वो ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज कब हुई थी? 1828 में। ठीक है साथियों, अपन ने सीटेट दिसंबर सामाजिक विज्ञान वाले विषय की प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया। इसको अपन ने जल्दी किया ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, ओके दोस्तों, आप लोगों को ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है, प्रीवियस पेपर सॉल्व करने का ये तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्रीवियस पेपर के और वीडियो पाने के लिए साधना शिक्षा चैनल पर बने रहिए। ओके, धन्यवाद।